नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन ये संविधान रातों रात तैयार नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश काल के दौरान हुए लगातार संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों का यह क्रमिक विकास था, एक इवोल्यूशन था, जिसकी प्रक्रिया में संविधान का निर्माण होता है। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है और कंपनी लगातार व्यापार कर रही होती है। इधर 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि में भारत के शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व के साथ साथ दीवानी न्याय का अधिकार भी दे देती है। दीवानी न्याय मतलब कर वसूलने का अधिकार भी दे देती है, जिसके फलस्वरूप जिसके बाद कंपनी का पहली बार क्षेत्रीय विस्तार होना भी शुरू हो जाता है। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और क्रांति में ब्रिटिश सरकार सबसे महत्वपूर्ण कमी जो पाती है वो कंपनी में फैले हुए भ्रष्टाचार और कंपनी की कुरीतियों को महसूस करती है, जिसके बाद 1858 में ब्रिटेन की सरकार कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है और कंपनी शासित क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण पा लेती है। ये नियंत्रण 1858 से शुरू होता है और आजादी के समय 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटेन का नियंत्रण भारत पर बना रहा। जब आजादी हमें मिल रही थी, आजादी के प्रोसेस में चल रहे थे, तब हमें एक देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए 1946 में संविधान सभा की गठन किया गया था। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण पूरा कर दिया। हालांकि संविधान में अधिकतर संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो ब्रिटेन की राजव्यवस्था से ही ली गई थी, ब्रिटिश काल की राजव्यवस्था से ही एक्सेप्ट की गई थी, लेकिन फिर भी उसमें हमें जहां जरूरत महसूस हुई हमने उसमें सुधार किया, संशोधन किए और अपने हिसाब से संविधान की रचना की। अगर इस पूरे घटना चक्र को समझने के लिए हमें इस घटना चक्र को दो भागों में बांटना चाहिए। दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन जो है वो 1773 से 1858 तक का, इसमें हम समय काल देखेंगे, और दूसरा देखेंगे ताज का शासन। ताज का शासन जो है वो हम 1858 से 1947 तक देखेंगे। 1773 से लेकर 1858 कंपनी का शासन शुरू हो। कंपनी का शासन सबसे पहले देखते हैं। सत्रह सौ तिहत्तर से 1858। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण क्या था? इसका कारण था कि कंपनी लगातार, ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार दिवालिया हो रही थी। कंपनी ने ब्रिटेन की संसद से 10 लाख पाउंड की सहायता राशि की डिमांड की थी। इधर कंपनी के कर्मचारी कंपनी के प्रति निष्ठावान ना होके बल्कि निजी व्यापार में लगे थे और रिश्वतखोरी में उलझ गए थे। इसके बाद सबसे मुख्य और तत्कालिक कारण यह माना जाता है कि 1770 के टाइम में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन कंपनी ने बंगाल से कर वसूलना बंद नहीं किया था, जिसकी ब्रिटिश संसद में बहुत आलोचना हुई और ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया
तो इस एक्ट का उद्देश्य यही था कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना और कंपनी में फैली हुई कुरीतियों को और कुप्रशासन को, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ये इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। इस एक्ट की जो मुख्य विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह थी कि इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसके लिए एक 4 सदस्यों की परिषद का गठन कर दिया गया था। और ऐसे गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद दूसरा इसमें परिवर्तन क्या किया गया इस कानून के द्वारा कि बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जबकि पहले क्या होता था कि सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जो थे वो अलग अलग होते थे, लेकिन अब जो है सबसे प्रमुख जो बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे प्रमुख बना दिया और उसके नीचे मद्रास और बंगाल के गवर्नरों को रख दिया। इसके बाद इसमें तीसरा बदलाव क्या आता है कि 1774 में इसमें कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद चौथा इसमें जो विशेषता थी वो थी कि इसमें कंपनियों के कर्मचारी जो थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई और रिश्वत लेने और उपहार लेने पे भी उनके रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर रोक और उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। और इसके बाद जो अगला इसमें बदलाव, 5वां बदलाव था, वो बदलाव ये किया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार कंपनी पर नजर रख रही थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी वो कंपनी के नागरिक मामलों की, सैन्य मामलों की और वाणिज्यिक मामलों की जानकारी ब्रिटेन की संसद को दे रहे थे, ब्रिटेन की सरकार को दे रहे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जिसके सदस्यों की संख्या 24 थी और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो टीम थी ये लंदन में रहती थी। ये जो थी ये ब्रिटेन की सरकार के प्रति उत्तरदायी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करना, गवर्नर की नियुक्ति करना, ये सब काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? कंपनी के शेयर होल्डर्स करते थे। तो ब्रिटेन की संसद ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, निर्देशन मंडल भी कहते हैं इसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पे नजर रखना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है अगला एक्ट आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगला एक्ट आता है 1781 का अमेंडिंग एक्ट। 1781 का अमेंडिंग एक्ट, 1781 इसको संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। इसी को बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। बंदोबस्त कानून क्यों कहते हैं आगे देखेंगे। बंदोबस्त कानून जो था वो 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था कि 1773 के एक्ट में जो कमी रह गई है उसको दूर किया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इसे बंदोबस्त कानून दिया, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा, क्योंकि इसने उच्चतम न्यायालय और कंपनी के कर्मचारियों या गवर्नर जनरलों के बीच में आ रहे विवाद को खत्म कर दिया, उसे सेटल कर दिया। इसे
एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको कहा जाता है। कैसे, वो देखते हैं अभी। इस अधिनियम में सबसे पहला काम यह किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो थी उसे उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। दूसरा काम इसमें यह किया गया कि कंपनी के कर्मचारी और कंपनी के अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कर्मचारी और अधिकारियों को बाहर कर दिया गया। किससे? सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से। तीसरा काम इसमें यह किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व और राजस्व के संग्रह से संबंधित किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। राजस्व और राजस्व संग्रह से संबंधित किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय से न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। चौथी बात इसमें क्या की गई इस एक्ट में कि कलकत्ता के सभी नागरिकों को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अधीन कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि हिंदू मामलों का निपटारा हिंदू कानून के हिसाब से हो और मुस्लिम कानून का निपटारा मुस्लिम मामलों के निपटारे मुस्लिम कानून के हिसाब से हो। हिंदू मामले हिंदू कानून और मुस्लिम मामले मुस्लिम कानून। इस एक्ट में पांचवा काम यह किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों को या उच्च न्यायालय को उस समय के जो उच्च न्यायालय थे उनको ये निर्देश दिया गया कि अपनी अपील को आप उच्चतम न्यायालय के पास दायर ना करके गवर्नर जनरल के पास दायर करें और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि आप प्रांतीय न्यायालयों के संबंध में नियम और विनियम बनाएं। 1781 के बंदोबस्त कानून, तो ये जो प्रावधान थे ये सभी प्रावधान ऐसे थे जो उच्चतम न्यायालय और कंपनी के मध्य जो टकराव चल रहे थे उन टकरावों को सेटल कर रहे थे, इसीलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में नाम दिया गया था। इसके अलावा इसके बाद आता है 1784 का अधिनियम जो कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। 1773 के कानून की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था यह भी 1773 के अधिनियम के कमियों को ही दूर करने के लिए आया था। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहला काम क्या किया गया कि इसमें द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। द्वैध शासन व्यवस्था मतलब इसमें क्या किया गया कि कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक मामलों को व्यापारिक लिख लीजिए, व्यापारिक मामलों को और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामले आप लोग समझते हैं कि व्यापार से संबंधित मामले और राजनीतिक मामले जैसे मतलब राज्य का संचालन, एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संबंध, युद्ध करना, ये सब जो थे राजनीतिक मामले हैं। व्यापारिक मामलों को दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और राजनीतिक मामलों को दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसमें 6 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति ब्रिटेन के महाराजा या महारानी करते थे। इसमें ज्यादातर कमिश्नर रैंक के सब बंदे होते थे और इनको भेजा गया था कंपनी के कार्यों के ऊपर निगरानी रखने के लिए। और इसमें जो सबसे खास बात ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को ये अधिकार था, ये पावर थी कि वो कंपनी के मामलों की जानकारी रखे, कंपनी के मामलों की जानकारी रखे और कंपनी में नागरिक मामले या सैन्य मामले या वाणिज्य से संबंधित किसी भी मामले की देखरेख भी कर सकती है और उसका अधीक्षण भी कर सकती है। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के खास बात है। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो आता है 1786 का अधिनियम। 1786 में का अधिनियम आया और 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और गवर्नर जनरल बनने के लिए इन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त रखी कि विशेष परिस्थितियों में मुझे परिषद की सलाह ना मानने के लिए वीटो पावर दी जाए। वीटो पावर का अधिकार चाहिए कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में ये चाहें तो परिषद, जो 4 सदस्यीय परिषद है, उसकी सलाह को ना माने। पहली इन्होंने मांगी वीटो पावर और दूसरा इन्होंने रखा कि इन्होंने कहा कि अगर मुझे गवर्नर जनरल बनना है तो मुझे सेनापति, चीफ इन कमांडर का पद भी चाहिए, कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए, सेनापति का पद भी चाहिए। 2 शर्तें इन्होंने रखी और इनकी इन दोनों शर्तों को 1786 के प्रावधान में जोड़ लिया गया। 1786 के प्रावधान में जोड़ लिया गया और 1786 के प्रावधान के बाद जो अगला आता है वो 1793 का एक्ट आता है। 1793 का जो एक्ट है वो दरअसल वो चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट जो हर 20 साल बाद आने थे। 1793 चार्टर एक्ट। सबसे पहले बात, चार्टर क्या होते थे? चार्टर एक दस्तावेज है, संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के जो राजा थे वो शासन से संबंधित, अधिकार से संबंधित इस तरह के नियम और अधिनियमों की सूची जो थी वो चार्टर के माध्यम से आती थी और ये एक दस्तावेज था। तो ऐसे ही सूचियों के माध्यम से ये सारे नियम बनाकर भेजे जा रहे थे। अब 1993 का चार्टर आता है और इस चार्टर में सबसे पहली व्यवस्था क्या की गई कि इसमें वीटो पावर को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसमें कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की सलाह को अस्वीकार कर सके और इसके लिए उसको वीटो पावर दे दी गई। दूसरा काम इसमें किया गया कि गवर्नर जनरल के दूसरा कार्य इसमें यह किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ या मतलब कमांडर इन चीफ पद की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। कमांडर इन चीफ की अनिवार्यता खत्म। तीसरा इसमें काम यह किया गया कि वेतन की बात रखी गई। वेतन जो है इसमें कहा गया कि कंपनी के कर्मचारियों और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा और इस प्रकार पहली बार भारतीय राजस्व से पैसे की निकासी शुरू हो गई। चौथा, इस अधिनियम में क्या किया गया कि इस अधिनियम में ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो कंपनी शासित क्षेत्र है वो राजा का ही क्षेत्र है। कंपनी शासित क्षेत्र इक्वल्स टू राजा का क्षेत्र।
इसके बाद अब ये जो एक्ट था 1793 का एक्ट, दरअसल ये चार्टर एक्ट था। तो इसमें इस चार्टर एक्ट का उद्देश्य था कि 20 वर्षों के भीतर कंपनी का नवीनीकरण करना और कंपनी में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसे और सशक्त करना। अब ये एक्ट जो आया था वो 1793 में आया था। अब अगला चार्टर आना था 20 वर्षों बाद, यानी 1813 में। तो 1813 में अगला चार्टर आता है और अगले चार्टर क्या 1813 में चार्टर एक्ट। इस एक्ट में सबसे पहला काम यह हुआ कि कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसमें दूसरा काम यह किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत लाया गया और धर्म के आधार पर भारतीय लोगों को प्रबुद्ध किए जाने लगा। इसमें तीसरा काम यह किया गया कि कंपनी शासित क्षेत्र में ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। इसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसमें स्थानीय सरकारें जो थी, स्थानीय सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वह लोगों से कर वसूले और कर ना देने की स्थिति में उनके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। इसमें कर लगा दिया गया। अठारह सौ 13 के एक्ट के बाद अगला एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में पहला प्रावधान यह किया गया कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल में गवर्नर था, फिर गवर्नर को हमने गवर्नर जनरल बना दिया। अब इन्होंने कहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल इसे हमने बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल से बना दिया और एक ऐसी सरकार का निर्माण कर दिया जिसके नियंत्रण में समस्त कंपनी शासित क्षेत्र आ चुका था। अब इसमें कंपनी जो थी, जो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो केवल और केवल एक ट्रस्टी बन के रह गई थी, क्योंकि उसके सारे वाणिज्यिक और राजनीतिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था, सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ के। कंपनी सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में ट्रस्टी बन के रह गई थी और इसके अलावा और कुछ नहीं थी। इस कानून में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि प्रशासन के केंद्रीयकरण के लिए सिविल सेवकों की खुली और प्रतियोगिता आधारित परीक्षा की योजना बनाई गई और ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी हालत में भारतीय लोगों को पद, कार्यालय अथवा रोजगार से उन्हें वंचित न रखा जाए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इस अधिनियम को इसका विरोध किया, जिसकी वजह से स्वीकार नहीं किया गया था। यानी इसमें सिविल सेवा की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ये 1833 के सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके बाद जो आता है वो आता है 1853 का चार्टर। संवैधानिकता की दृष्टि से 1853 का जो चार्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण चार्टर है।
चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट की सबसे मुख्य बात यह थी कि इसमें भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, परिषद के विधायी और कानूनी कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी और कानूनी कार्यकारी दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी का मतलब आप समझ रहे हैं, कानून बनाने की कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने वाले, और ये कार्यकारी मतलब कानून लागू करने वाले। विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद इसे विधान परिषद कहा गया। विधान परिषद कहा गया या केंद्रीय विधान परिषद इसको कहा गया। पहली बार इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि विधान परिषद में या जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें भारतीयों को एंट्री मिली। पहली बार इसमें भारतीयों को शामिल किया गया, और बंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा की प्रेसिडेंसियों की स्थानीय सरकारों से एक एक सदस्यों की नियुक्ति इस परिषद में की गई। इसके अलावा इसमें सिविल सर्विसेज के लिए जो खुली प्रतियोगिता, सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए, प्रशासन के केंद्रीयकरण के लिए जो खुली और भर्ती प्रतियोगिता शुरू की गई, और इसके लिए 1854 में मैकाले लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। इसमें जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, इसमें जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने, और ऐसे बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लॉर्ड विलियम बेटिक थे। लॉर्ड विलियम बेटिक। तो ये जो थी, ये कंपनी के शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण कानून ब्रिटेन की सरकार द्वारा आए, और जो चार्टर के द्वारा कानून आए, और जो संवैधानिक सुधार हुए, ये उनका विवरण था। अगले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटिश का शासन या ताज का शासन जो आया 1858 से लेकर 1947 तक, उसमें क्या क्या सुधार किए गए, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।